आज संसद में एक और हमला हुआ। यह हमला थोड़ा अलग था, लेकिन इस हमले का एक आरोपी लखनऊ के आलमबाग का निकला, सागर शर्मा। जी हां, हम इसकी पूरी कुंडली आपको बताने जा रहे हैं कि कौन है यह सागर शर्मा और कैसा है इसका परिवार, आखिर यह कैसे इस गैंग तक पहुंच गया। यह भी जानिए कि कांग्रेस के किस नेता ने कहा कि ये लोग जो अंदर संसद भवन के भीतर घुसे थे, दरअसल ये बेरोजगारी से परेशान और तंग होकर के गए थे। सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए, उनकी बात भी सुनवाएंगे हम आपको। ये भी जानिए कि ईवीएम को लेकर किस तरीके का अभियान, ईवीएम के खिलाफ किस तरीके का अभियान समाजवादी पार्टी ने शुरू किया है। और आखिर में शिवपाल यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर क्या बातें कही हैं, ये भी बताएं। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। पहले संसद के भीतर की इन तस्वीरों को देखिए, इस वीडियो को देखिए। दो शख्स सदन के भीतर घुस गए। ये लोग दर्शक दीर्घा गैलरी से कूदे थे और उसके बाद अफरा तफरी सांसदों के बीच मच गई। एक शख्स कूदता हुआ आपको पिछली बेंच से आगे की तरफ भागता कूदता दिखाई देगा। एक शख्स को लोगों ने पकड़ लिया, हालांकि पकड़े दोनों गए और संसद के भीतर पहले इनकी खूब जमकर इन सांसदों ने ही पिटाई कर दी। इन तस्वीरों को देखिए, आपको समझ में आएगा कि संसद के भीतर का माहौल क्या था। इसी में एक जो शख्स था उसका नाम है सागर शर्मा। जी हां, सागर शर्मा वो लखनऊ के आलमबाग का रहने वाला है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये सागर शर्मा है कौन। दरअसल आलमबाग का रहने वाला सागर शर्मा का परिवार तंगहाल है। उसके फादर कारपेंटर का काम करते हैं। वो एक भाई और एक बहन है। हमारी यूपी तक की टीम आज उसके घर सबसे पहले पहुंची। परिवार के भीतर को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही झुग्गी झोपड़ियों जैसा इलाका है और वहां पर यह सागर शर्मा रहता है। सागर शर्मा जो कि इसका अब एक मुख्य अभियुक्त हो चुका है, वो दरअसल लखनऊ में पिछले 2 सालों से ई रिक्शा चलाता रहा है। उसके फादर कारपेंटर हैं और बहन भी कहीं काम करती है, यानी कि पूरा परिवार लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं उसका है। लेकिन आखिर परिवार को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि सागर शर्मा आखिर 2-4 दिन पहले जब वो दिल्ली निकला तो क्यों निकला। परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि सागर किसके संपर्क में था। हालांकि उसकी कभी किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं रही इस कदर। परिवार के लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि बहुत ही ऐसा लड़का है जिससे कभी किसी को परेशानी नहीं हुई, कभी आसपास कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, वो अपना काम करता था। लेकिन बताया जाता है कि ये कुछ साल पहले से बेंगलुरु रह करके आया था। क्या इसके बाहर में किसी से संबंध थे? फिलहाल पुलिस इसकी तस्दीक कर रही है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन चाहे परिवार हो या पड़ोसी, किसी को सागर के इस तरीके के ग्रुप में शामिल होने की कोई जानकारी नहीं थी। वो सिर्फ अपना ई रिक्शा चलाता था और कमाता था। लेकिन आखिर अगर इस ग्रुप में वो शामिल हुआ तो वो कैसे हुआ, किन लोगों के जरिए हुआ? उसने मां को बताया था कि वो धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहा है, 2 दिनों में लौट आएगा। लेकिन धरना प्रदर्शन के जरिए ये एक ऐसा कांड संसद के भीतर कर गया जिसकी गूंज अब बहुत सालों तक सुनाई देती रही। हालांकि इस हमले में बहुत कुछ नुकसान नहीं हुआ, यानी कि कोई हथियार या फिर जिस तरीके का हमला था, अगर ये हमला किसी और शक्ल में होता तो ये काफ़ी विकराल हो सकता था। लेकिन अब इस बात की तफ्तीश शुरू हो चुकी है कि आखिर ये सागर शर्मा कैसे कनेक्टेड था, ये कौन सा ग्रुप है। हम इसकी पूरी तहकीकात आपके सामने लाएंगे और आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके के माहौल में पल बढ़ करके इसने आज संसद के भीतर घुसकर इस हमले को अंजाम देने की कोशिश की है। अब अगली खबर।
एक तरफ संसद में आज का कांड हुआ, उसके बाद से सारे लोग इस बारे में एक मत हैं कि लोकतंत्र के इस मंदिर पर हमला चाहे जैसा भी हुआ हो, सजा कड़ी मिलनी चाहिए ताकि एक नजीर बन सके। 2001 का जो हमला हुआ था संसद के ऊपर, उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई हुई लोगों ने देखा। लेकिन हम आपको कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का एक बयान सुना। आज राशिद अल्वी अमरोहा में थे और उन्होंने ये कहा कि इन लोगों ने, जिन्होंने आज संसद में घुसकर हंगामा किया या संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई, दरअसल वो लोग बेरोजगारी से परेशान थे, तंग थे और इस वजह से उन्होंने संसद में घुसकर अपना विरोध दर्ज कराया है। आप पहले राशिद अल्वी को सुन लीजिए। आज ही के दिन पार्लियामेंट पे हमला हुआ था। उस वक्त तो मेरी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन आज एक बार फिर उसी तारीख को 2 नौजवान पार्लियामेंट के अंदर विजिटर्स गैलरी से कूदते हैं, धुआं छोड़ते हैं और कहा जा रहा है कि बाहर नारे लगा रहे थे एक लड़की और एक लड़का कि बेरोजगारी की वजह से वो हाईलाइट कर रहे हैं, मणिपुर की वजह से वो हाईलाइट कर रहे हैं। कानून निश्चित तौर से अपना काम करेगा, लेकिन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और इससे भी बड़ा सवाल है, क्या देश के अंदर बेरोजगारी इस हद तक बढ़ चुकी है? मणिपुर के हालात इस हद तक खराब हैं जिस पे सरकार तवज्जो नहीं दे रही? ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। इस पे सरकार को भी विचार करना पड़ेगा कि क्या नौजवान यहाँ तक पहुँच जाएगा, इस तरीके के गैर कानूनी काम करेगा? ये सवाल बड़ा सवाल है जिस पे मौजूदा सरकार को चिंता करनी चाहिए। और अब बातें सियासत की। समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव लगातार ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जब अमेरिका में ईवीएम से चुनाव नहीं होते, वहां बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो आखिर भारत में क्या मजबूरी है कि ईवीएम को लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे थोपा जा रहा है, जबकि ज्यादातर दल इसके खिलाफ है। अब ईवीएम की ये लड़ाई सड़क तक उतरने जा रही है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये एक बहुत बड़ी सी होर्डिंग लगी। समाजवादी पार्टी के जो युवा युवजन सभा के कार्यकर्ता नेता हैं, उन्होंने ये बड़ी सी होर्डिंग लगाई और उसमें लिखा है ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। ये एक कोशिश है कि अब ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जाए और ईवीएम को लेकर जनता के बीच चला जाए। इन पोस्टरों को देखिए, इसके बाद से ऐसा लगता है कि अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी। पहले अखिलेश यादव क्या कहते रहे, उनका ईवीएम को लेकर विचार क्या है। ईवीएम को लेकर बेशक अलग अलग विचार हों, लेकिन ईवीएम पर अभी तक विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष की तरफ से कभी कोई उंगली नहीं उठाई गई। ऐसे में अखिलेश यादव को यह लगता है कि उनका ये अभियान विपक्षी दलों के सहयोग से जोर पकड़ सकता है और आने वाले वक्त में ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम, एक आंदोलन शुरू हो सकता है। अब अगली खबर, और अब आपको बताते हैं कि मोहन यादव का उत्तर प्रदेश में सियासी इफेक्ट। जी हां, लगातार ये चर्चा उत्तर प्रदेश में बनी हुई है कि मोहन यादव के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब इसका असर हिंदी बेल्ट में और खास करके उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। यादव मतदाताओं पर दिखाई देगा और यादव जो बिरादरी है उसके ऊपर भी इसका असर दिखाई देगा। बीजेपी के नेता यह दावा कर रहे हैं कि अब उनके पास भी एक बड़ा यादव चेहरा है और 2024 में जब स्टार कैंपेनर के तौर पर उन्हें उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा तो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं इस बारे में, जब हम लोगों ने उनसे बात की तो उनके कार्यकर्ताओं ने क्या कहा ये तो बताएंगे, लेकिन पहले शिवपाल यादव ने क्या कहा है आप पहले सुनिए। कि शिवपाल यादव से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने शुभकामनाएं दी और मोहन यादव को लेकर जो कहा वो भी सुनिए। मोहन यादव को सीएम बनाया गया है, क्या लगता है कि यूपी में भी उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहले तो उनको हमारी तरफ से बधाई
हैं, तो वो अपना अब वहाँ सरकार बन गई, अब देखें, अब अच्छा चलाएं, अच्छा काम करें। यहाँ तो हम लोग देख लेंगे, यूपी तो हम देख लेंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री के पद के लिए यादव को अपना कैंडिडेट घोषित किया है, तो क्या लगता है कि यूपी के चुनाव में कहीं इसका कोई सेंधमारी तो नहीं कर रही बीजेपी? लेकिन हम उनको बधाई देते हैं। अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव बन गए, उन्हें बधाई, हमारी शुभकामनाएं। अब वहाँ पर अच्छा चलाए। तो ये था आज का यूपी। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।